हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब जैसे ये कोई स्फेरिकल सेल है, इसको क्यू चार्ज दे दिया गया, तो इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो कोई एब्सोल्यूट टर्म तो होती नहीं, वो तो एक्चुअली रिलेटिव टर्म है। मतलब जो पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो अगर हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लें तो इन्फिनिटी से इस यहाँ तक लाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि 1 कूलम को लामे यूनिट 1 कर दें तो उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल हो जाता है। तो फिर x दूरी पर जो फील्ड होता है क्यू चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर यहाँ से k q by x स्क्वायर होता है, तो k q by x स्क्वायर एंड इट इज वेरिएबल। Therefore, to determine the work done, हम इसको for a small displacement dx we can consider this electric field as a constant। तो वर्क डन हो जाएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा इसका इन्फिनिटी से लेके या सरफेस तक। यदि हम x दूरी तक ला के छोड़ देंगे तो x दूरी तक का पोटेंशियल आ जाएगा, यदि हम r तक छोड़ देंगे तो r तक का आ जाएगा। तो इसको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में माइनस ई डॉट डी एक्स होता है वैसे तो। इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। इन्फिनिटी को रेफरेंस पोजीशन मान लिया गया, तो इसको ऐसा करने पर यह आ जाता है के क्यू बाई आर सरफेस पर और एक्स दूरी पर के क्यू बाई एक्स, तो के क्यू बाई एक्स आ जाता है। अब इन्फिनिटी पे 0 है, तो अब ऐसे ऐसे ये सरफेस तक बढ़ता जा रहा है आर दूरी तक। अब फिर बाद में यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो 0 होता है, तो फर्दर वर्क नहीं करना पड़ता फील्ड के अगेंस्ट में। तो जो पोजीशन यहाँ पर बनी वही पोजीशन अंदर रहती है, तो इसलिए अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये ग्राफ आ जाता है। तो एक्स दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई एक्स होगा, आर दूरी पर जो होगा वो के क्यू बाई आर होगा, अंदर भी के क्यू बाई आर होगा। तो ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस है। ये स्फेरिकल सेल का है। स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो है, हॉलो स्फीयर है और सारा चार्ज सरफेस पे है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये वाली बात हो गई। अब आप देखिए, अब इसमें भी एक चीज़ आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो उसमें एक उसको ऐसे समझिए कि एक प्लेट जो है इन्फिनिटी है, तो पहले तो कैपेसिटी होती क्या है, क्यू बाई वी। वी पोटेंशियल देने पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया, तो चार्ज एक्यूमुलेटेड डिवाइडेड बाई द पोटेंशियल। तो मतलब पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज एक्यूमुलेटेड पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड द कैपेसिटी। तो अब यहाँ पर जो है इस पर जो पोटेंशियल है क्यू चार्ज देने से, अगर हम क्यू चार्ज इसको दें और क्यू चार्ज देने से वी कैलकुलेट कर लें, तो जो क्यू अपॉन वी होगा उसी का नाम कैपेसिटी है ना। क्यू अपॉन वी का नाम कैपेसिटी है ना। तो क्यू अज्यूम करके चाहे अपन वी डिटरमाइन कर लें या वी अज्यूम करके क्यू डिटरमाइन कर लें, ये रेशियो कांस्टेंट आएगा। ये रेशियो उन पर डिपेंड करेगा जो उसके ज्योमेट्रिकल कन्फिगुरेशंस हैं, डायमेंशंस हैं। तो इस केस में यहाँ के सरफेस पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है ऑन चार्जिंग दिस स्फेरिकल सेल, वो हो जाता है के क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल हो गया। अब कैपेसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो जो पोटेंशियल है वो क्यू के प्रोपोर्शनल है, तो क्यू जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाता है, तो ये क्यू पे डिपेंड और वी पे डिपेंड नहीं करता। अब जितना ज़्यादा आप क्यू बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में वी बढ़ता जाएगा। तो क्यू एंड वी के इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने कोई चीज़ आइटम खरीदा, तो आप जो अगर क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो अमाउंट बढ़ाता जाएगा, तो अमाउंट बटे जो मास होगा वो तो कांस्टेंट ही आएगा ना। ऐसे ही बात, लेकिन वो कांस्टेंट भी डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन मास को बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में अमाउंट बढ़ा देगा, तो उसका नाम होता है रेट। ऐसे ही यहाँ पर कैपेसिटी, तो क्यू कट गया तो आर बाई के आ गया,
आर बाई के आ जाने से के होता है 1/4πε0, तो ये आ गया 4πε0 आर, 4πε0 आर। अब इसको जो है, जो कैपेसिटी है इसकी यूनिट, इसको कूलम बोलेंगे, इसको वोल्ट बोलेंगे। तो कूलम पर वोल्ट को डिनोट कर दिया गया, लिख दिया गया, कूलम पर वोल्ट का नाम रख दिया गया फैराड। कूलम अपॉन वोल्ट इज फैराड। अब ये फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, तो एकदम जो हम डेली लाइफ में इन चीज़ों का कोई अपन को नहीं पता होता, तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि फैराड बड़ी है छोटी है, कैसे पता लगे। अगर हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि फलां उसका जो है वेट जो है कि भाई 200 kg है, तो आप बोलोगे अरे भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने को मास के बारे में, वेट के बारे में नॉलेज है। तो फैराड बहुत बड़ी है, ये एकदम नहीं आपको पता लग सकता कि फैराड बड़ी यूनिट है। अब यहाँ से अंदाज लगाओ 4πε0। अगर इसको 1 फैराड बनाना है तो रेडियस की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। रेडियस आप देख, 1 फैराड पुट करते हैं, इसी का मान 1 फैराड, तो आप देख लो कि बड़ी है या नहीं है। C 1 फैराड है, 4πε0, एप्सिलॉन होता है 8.854 × 10⁻12 इंटू R। तो ये उधर जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻12/4 × 3.14 × 8.854 इक्वल टू इतने मीटर रेडियस, जो अर्थ के रेडियस से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर है। मीटर में भी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 6.4 × 10⁻6, क्योंकि 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर मीटर बना लो तो 1000 और आ जाएगा, 1000। तो 3 और 3 6, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर है बस अर्थ का रेडियस। तो उससे भी काफ़ी टाइम ज़्यादा है, तो इसलिए एक फैराड बड़ी यूनिट है। फिर इनको कहा गया छोटी यूनिट माइक्रो फैराड एंड पिको फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड आप जानती होगी क्या होता है। 1 माइक्रो फैराड 10⁻6 फैराड एंड 1 पिको फैराड इज 10⁻12 फैराड। ये इस तरह की बातें हो गई। अब आप देखिए कि एक कोई, अब आप ऐसे समझिए कि ये कोई यूट्यूब है इस तरह से। अब अपने को ये डिसाइड करना हो कि इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसको अभी अपन ने स्टॉपर से रोक रखा है, तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वाटर किधर से किधर फ्लो होगा। तो इसका जवाब हर कोई दे देगा कि वाटर जो है यूँ फ्लो होगा, यूँ, इसकी लेवल ज़्यादा है। तो वाटर का फ्लो होना इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा किस ट्यूब में पानी ज़्यादा है, पानी की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है पानी इसमें ज़्यादा हो क्योंकि इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, हाइट कम है, लेकिन ये पानी की अमाउंट इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी पानी यूँ फ्लो हो। तो पानी का, वाटर का फ्लो होना इस बात से डिसाइड नहीं होता कि क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं। जिसकी हाइट ज़्यादा है, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, स्वतः ही छोड़िए। इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाइए कि अगर ये जो है इस पर Q चार्ज है और ये R रेडियस है, दूसरा एक और है स्फेरिकल सरफेस, उस पर इसका जो है चार्ज 2R है और इस पर चार्ज 3Q है या 2Q या इसको Q ही ले लो, अब इनको जोड़ दिया जाए तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। ये दूर है वैसे, अब आप कहोगे चार्ज तो बराबर है, नहीं फ्लो होगा। नहीं, फ्लो होना कैसे डिसाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इस Q चार्ज और 2R रेडियस का जो स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सेल है, तो इस पर जो पोटेंशियल है वो KQ/2R है और इसके सरफेस में पोटेंशियल KQ/R है। तो इसका पोटेंशियल
इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल ज़्यादा है जबकि चार्ज दोनों पे बराबर है। तो जब इनको अपन जोड़ देंगे किसी वायर से तो चार्ज यूँ फ्लो होगा। तो अपन ये नहीं देखेंगे चार्ज किस पर ज़्यादा, यहाँ तो खैर चार्ज बराबर है लेकिन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है उससे। तो ये जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब किसी ने पूछा कि कितना होगा फिर फ्लो, ये बताया जाए, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको मानो क्यू स्मॉल क्यू फ्लो हो गया तो ये क्यू माइनस क्यू हो गया और वो क्यू प्लस क्यू हो गया। अब ये जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो फिर पोटेंशियल सेम कर दो, स्मॉल क्यू का मान आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर बराबर के क्यू प्लस क्यू अपॉन टू। तो के अपॉन आर तो कट गई, तो क्यू माइनस क्यू बराबर क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाई टू। तो टू इधर आ गया, तो ये 3Q उधर हो गया 3Q और ये Q बन गया। तो स्मॉल q बराबर हो गया कैपिटल Q/3, मतलब कैपिटल Q/3 फ्लो हो जाएगा। अब कैपिटल Q/3 फ्लो होने पर आप देख लो कि फिर इसकी क्या पोजीशन बनती है। तो कैपिटल Q/3 फ्लो होने पर इस पर 2Q/3 रह जाएगा और उस पर जो है Q प्लस Q/3 4Q/3 हो जाएगा और 4 का। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि 4Q/3 में K का मल्टीप्लाई करके 2R से डिवाइड होगा और ये चार्ज भी इसका डबल है, ये चार्ज इसका डबल है और इसका रेडियस भी डबल है। तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये नहीं देखना चार्ज किस पे ज़्यादा कम है बस। तो वो जब तक फ्लो होता रहेगा पोटेंशियल सेम होने तक फ्लो होता रहेगा। तो अब किसी ने पूछा अपने से जैसे कि ये दो ये प्लेट्स हैं, अब इन पर किसी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। इसको Q1 चार्ज दे दिया और Q2 चार्ज दे दिया। अब ये इसको कहीं दूर रखा, तब तो क्या होता है इस Q1 चार्ज में से Q1/2 तो यहाँ होता है और Q1/2 यहाँ। ऐसा होने से पर यह मेटल शीट है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता है क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ पर रखे हुए किसी भी चार्ज को यूँ रिपल करेगा और ये वाला इधर रिपल करेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और मेटल में चार्ज जब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने तक फ्लो होता रहता है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेटल के अंदर वो 0 हो चुका है और 0 हो चुका है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, मतलब चार्ज इज इन रेस्ट। अब ये ऐसा होगा। अब दो प्लेट हैं Q1 और ये इस पर एक Q2 दोनों ये। अब इसको Q2 चार्ज दिया तो इसमें पूछा है कि इस सरफेस चार फेस हैं, चार सरफेस है 1 2 3 4, इन पर क्या चार्ज होगा। तो इसका एक मेथड है कि आप जितने भी ये चार्जेस हैं इनको आप ऐड कर लीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो ये हो गया Q1 प्लस Q2/2। तो यहाँ पर चार्ज होगा बाहर के फेसेस पे Q1 प्लस Q2/2 और वहाँ पर भी यही होगा Q1 प्लस Q2/2। अब किसी ने पूछा यहाँ क्या होगा, तो इस पर देखिए टोटल चार्ज क्या था, तो इस पर टोटल चार्ज Q1 था। अब इस फेस पे आपको पता लग ही गया तो इस Q1 में से इसको माइनस कर दीजिए, इतना चार्ज यहाँ होगा तो ये चार्ज आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2 और जस्ट इसका उल्टा यहाँ होगा और वो उधर से भी आ जाएगा Q2 में से ये घटा दीजिए, Q2 में से ये घटा दीजिए, Q1 में से आपने ये घटाया था तो Q1 माइनस Q2/2। तो Q2 में से आपने ये घटाया तो क्या आएगा Q2 माइनस Q1/2 ये आएगा क्यों Q2 में से माइनस करोगे तो और ये माइनस का तो Q1 रह जाएगा, हाँ ये आ जाएगा और इन दोनों का सम करोगे 0 क्यों Q1 माइनस Q2 है, ये Q2 माइनस Q1 है, सम 0 हो जाएगा। तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स पर हो जाता है। तो आप बोलोगे ये क्या तरीका हुआ, इस तरह से बताने का तरीका ये है कि अपन गॉस लॉ लगा करके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, जैसे 2 जगह कैलकुलेट करते हैं उससे पता लग जाता है। अब आप कहोगे बता दो ना फिर कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप गॉसियन सरफेस बनाओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चार्ज है तो फिर एक बार तो अपन यूँ बनाएंगे
इस तरह से, और एक बार अपन ऐसे बनाएंगे। लेकिन यूं बनाने पर, क्योंकि मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है, यहाँ ई है, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया ए होगा, तो इसका अगर मुझे क्यू निकालना होगा कि यहाँ क्यू कितना है, तो मान लिया जाए कि ये क्यू Q1 है। Q1 है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E गुणा एस प्लस 0, क्योंकि यहाँ E का मान 0 है, बराबर हो जाएगा Q1 बाई ए गुणा एस अपॉन एप्सिलॉन। तो बोले ये क्या हुआ, ये मानो इस पर चार्ज Q1 है तो उसमें एरिया का से डिवाइड कर दिया तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया, और चार्ज एनक्लोज्ड क्या है, ये सरफेस एरिया S है, ये S है इतना S, तो एनक्लोज कितना हो जाएगा Q1 बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा ना। तो E की वैल्यू आ गई Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए। अब अपन ने ये पूरा ले लिया, पूरा लेने से अब ये तो एक जगह ही मान लें, तो यहाँ E, अच्छा अब जो होती हैं शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट जो होती है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट आता है, तो जो E यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो अब 2ES, क्योंकि इधर से भी फ्लक्स निकला इधर से भी, तो निकलने वाले फ्लक्स को अपन पॉजिटिव लेते हैं, अंदर वाले को, घुसने वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, तो 2ES बराबर, अब यह चार्ज एनक्लोज Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन एरिया गुणा S अपॉन एप्सिलॉन। तो अब S कट गया, तो E का मान आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन ए। अब ये दोनों E तो सेम है, तो एप्सिलॉन ए कट जाएगा, तो Q1 का मान आ गया इन दोनों को कंपैरिजन करने पर, इसको और इसको कंपैरिजन करने पर, क्योंकि दोनों सेम है, तो Q1 का मान आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यही अपन ने कहा था, इसलिए ऐसा होता है। तो जितनी भी ये सीट रखी हो सबके चार्ज ऐड कर लो, अगर 3 रखी हो तो 3 के ऐड कर लो। अब मैं ऐसी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको इस बात को समझाने के लिए कि अपन 3 सीटें ले लेते हैं, मतलब उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस, तो अपन 3 लिए, मेटेलिक हैं 3। अब अपन ये कह देते हैं कि इन पे जो है, यहाँ 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, यहाँ 20 माइक्रोकूलम, ये 30 माइक्रोकूलम, तो बताइए यहाँ चार्ज क्या होगा इस पर, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 60 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ होगा 30। तो बोलो 30 तो कुल ही था, तो कोई बात नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 का उल्टा -0 मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुल कितना था 20, तो 20 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 20 का उल्टा -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल तो 10 ही था, तो -20 तो ये रहा, तो 10 में से -20 माइनस कर दो, तो यहाँ 30 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 रहा आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 ही रहेगा। तो ये चार्ज कहीं भाग के तो जाएगा नहीं, तो अब ऐसा होने पर ये हो। अब आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर निकालोगे वो सब 0 आ रही हो। अब किसी ने कहा कि मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ कैलकुलेट करनी है, इनके बीच में क्या है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगी, बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगी। तो बोलो वो कैसे कैलकुलेट हो, यहाँ तो 0 है, तो यहाँ तो 0 ही है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस यूँ बनाओगे तो मेटल में तो E का मान 0 है ही, और ES, यहाँ से जो ES निकलेगा वो चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज है ही नहीं, तो यहाँ पर E का मान 0 है। किसी ने कहा यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ पर गॉसियन सरफेस ऐसे बना दो, एरिया A मान लो प्लेट, यहाँ पर E का मान 0 है, तो E गुणा S 0 आ गया, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स ES हो गया, तो ES बराबर कह दो, ES बराबर कह दो 20 अपॉन एरिया इंटू S अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये 20 है इस पर चार्ज, और इसका एरिया A है, तो एरिया A से डिवाइड करते चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाई द सरफेस, तो S कैंसिल हो गया, तो E का मान आ गया 20 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। आप यहाँ से भी निकालोगे तो भी यही आएगा,
अब किसी ने पूछा यहाँ का क्या होगा, तो यहाँ का ये गॉसियन सरफेस बना दो। यहाँ पर ई का मान 0, यहाँ पर ई एस, तो ई एस बराबर हो गया 30/ε गुणा ए, ये चार्ज एनक्लोज आ गया इसी वाला, क्योंकि 30 में एरिया का से डिवाइड करा तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एस, तो चार्ज एनक्लोज आ गया। चार्ज एनक्लोज बटे ये 30 अपॉन क्या था, 30 अपॉन ए था, 30 अपॉन ए गुणा एस इंटू एप्सिलॉन, क्योंकि चार्ज एनक्लोज गॉस लॉ से, तो एस कट गया, तो ई बराबर हो गया 30 अपॉन एप्सिलॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ये यहाँ की। इसका नाम चलो E1 रख लेते हैं, इन दोनों के बीच की का नाम चलो E2 रख लेते हैं भाई, और इस थर्ड का E3 रख लेते हैं जो 0 आ गया। इसको E4 लिख लेते हैं जो E1 के ही बराबर है। तो दीज आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप दो कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफैरड and 6 microfarad. These two capacitors are charged to a potential of 12 volt each. इसको भी 12 वोल्ट से चार्ज करा गया और 6 माइक्रोफैरड वाले को भी 12 वोल्ट से चार्ज करा गया, 12 वोल्ट से चार्ज करा गया। They are now connected to each other with the positive plate of each other to the negative plate of the other, the potential difference across each। अब क्या करा गया कि इनको ऐसे करके 12-12 वोल्ट से चार्ज करके इनको चार्ज करके 3 का 12 से करके, तो इस पर यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा जब 12 वोल्ट से करा, 36 माइक्रोकूलम माइनस 36 माइक्रोकूलम। इसको 12 वोल्ट से कराए तो 12 इंटू 6, क्यों Q बराबर CV, तो 72 माइक्रोकूलम माइनस 72 माइक्रोकूलम। अगर इनको हम ऐसे जोड़ दें तो क्या चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं। फिर ऐसे जोड़ दें तो क्या अब चार्ज फ्लो होगा? इस केस में अब भी नहीं होगा। तो बोला क्यों नहीं हुआ? इस पर चार्ज ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि चार्ज ज़्यादा कम से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज तो कम से भी ज़्यादा की तरफ फ्लो हो सकता है और ज़्यादा चार्ज से भी कम की तरफ फ्लो हो सकता है। डिसाइड कौन करेगा फ्लो होना? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि ये भी पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट से चार्ज करा था 6 माइक्रोफैरड का, इसलिए 72 था। तो सब ने अपनी अपनी ताकत के अनुसार चार्ज ले रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसको, लेकिन अगर इसको यूँ कर देते तो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस होता तो भी फ्लो नहीं होता, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या, वायर टूटा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा, अब हम बात को बदलते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से। अब चार्ज फ्लो किधर से किधर होगा, तो अब हमको नहीं पता कैसे फ्लो होगा। तो इसका तरीका है किरचॉफ लॉ अप्लाई का। एक बात ध्यान रखो कि ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों पर मिला के रहेगा -36 माइक्रोकूलम, क्योंकि इस प्लेट का चार्ज अगर इधर आ गया तो यहाँ उतना ही कम हो गया, इतना बढ़ गया। इन दोनों पर सम वही रहेगा और इन दोनों पर सम भी वही रहेगा, पॉजिटिव 36, क्योंकि इस पर 72 माइक्रोकूलम है और इस पर -36 है। तो +72 और +36 ही रहेगा। तो कुछ भी अज्यूम कर लो कि इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो मान लिया जाए 72 में से Q चला गया, तो इधर यहाँ +Q कर दो, तो वहाँ -Q कर दो, बस। माइक्रोकूलम ये बाद में लिख देंगे यूनिट। यहाँ से +Q गया तो यहाँ कम हो गया उतना और यहाँ बढ़ गया। अब यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा यहाँ होता है, तो यहाँ क्या होगा, 36 -Q, तो यहाँ क्या होगा, +Q, क्योंकि यहाँ से ये Q चला गया तो इस पर Q इंक्रीज हो गया, बस।
तो बोलोगे ये क्यू कैसे डिटरमाइन होगा? अब लगा दो किरचॉफ लॉ। तो बोलो वो कैसे लगता है कि आप किसी पॉइंट से चलिए और घूम के वहीं आ जाइए। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स एंड बैटरीज एंड ईएमएफ अक्रॉस द बैटरीज, उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो कर दो, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, केवीएल लगा दो। तो कैसे लगेगा? जब यहाँ से यहाँ गए तो नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ, सी का भाग देते जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? क्यू बाई सी। तो क्यू कितना है? 36 माइनस क्यू डिवाइड बाई 3। यहाँ से यहाँ तो आप पहुँच ही गए। यहाँ पहुँच गए तो अब बीच में जब तक कोई कुछ भी नदी या पहाड़ या कोई ऊंच नीच नहीं आता, जब तक लेवल वही रहती है। आप यहाँ छत पे हो तो छत पे ही हो ना अभी, यहाँ तक। अब आप यहाँ से यहाँ क्रॉस करा, या तो कैपेसिटर क्रॉस करो या बैटरी क्रॉस करो या रेजिस्टेंस क्रॉस करो, तब पोटेंशियल चेंज आता है। तो जब तुमने यहाँ से यहाँ तक कुछ क्रॉस ही नहीं करा तो यू आर एट द सेम पोटेंशियल ना। अब इसको क्रॉस करो तो कैसे लिखते हैं पोटेंशियल? नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ, सी का भाग देते जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता जाएगा ये माइनस ये। तो पहले आया था ये माइनस ये, फिर आएगा ये माइनस ये, तो ये माइनस ये आएगा। तो अब यहीं आ जाओगे, आप जहाँ से चले थे वहीं आ जाओ, तो जीरो लिख दो, क्योंकि एक सीढ़ियों से गई, दूसरी सीढ़ी से आप लौट के आ गए, आप छत पर गए और छत से वापस आ गए। तो जितना गए, जितना चढ़े उतना ही उतर गए, तो उसको जीरो जीरो लिख दिया था किरचॉफ ने। तो ये बातें तो हम साधारण कर लेते हैं कि इतनी हाइट चढ़े थे अपन छत, 20 फीट चढ़े थे, 20 फीट उतर है। अब ऐसे यहाँ भी करना सीख लो। तो 36 माइनस क्यू अपॉन 3, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने का मतलब यहीं आ गए आप, क्योंकि अब बीच में कुछ है ही। तो जहाँ से चलो वहीं आना है आपको। तो फिर क्या होगा? जब यहाँ से यहाँ गए तो नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ, सी का भाग देते जाओ। 72 माइनस क्यू अपॉन 6 बराबर जीरो। जीरो हो गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और इसको 6 लिखो और इस 6 को उधर भेजो और क्यू का मान आ जाएगा। हैं तो ये 72 होता है, ये -2q होता है, प्लस 72 होता है, माइनस क्यू होता है, बराबर जीरो होता है। तो 3q बराबर कितना हो गया? 144 और क्यू का मान क्या आ गया? क्यू का मान जो फ्लो हुआ था 144 अपॉन 3, 3 चौक 12, 2 4 46 आएगा क्या? जो भी आएगा पता नहीं। 3 चौक 48 आए, 48 फ्लो हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तो था ही नहीं 48, कोई बात नहीं था, तो क्या हो गया? तो अब लिखो तो सही 48, ये नेगेटिव बन जाएगी प्लेट, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन जाएगी। अब फिर अपन करके देखेंगे कि वाकई जीरो। तो 36 माइनस 48, तो ये क्या हो जाएगा? -12 प्लस 48 -72 प्लस 48, देखो क्या आएगा? 12 में 60 है 4 प्लस 24 -24 तो ये प्लस 24 हो जाएगा। 48 करती प्लस 24 -12, तो ये प्लस 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब करके देख लो आप कि आप यों से यों जाओगे तो फिर जीरो आ रहा होगा। तो देखिए आप यहाँ से आ गई तो -12/3 कितनी वोल्टेज डाउन हो गई? 4 वोल्ट, क्यों नेगेटिव आ रही है। अब यहाँ से यहाँ गई और ये 6 माइक्रोफैरड का है और ये माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो कट जाएगा और पोटेंशियल आ जाएगा वोल्ट में। तो प्लस 24/6 और -12/3, तो ये -4 है, ये +4 है, बराबर जीरो। तो ये फ्लो इतना हो जाएगा। इस तरह की बात है।